गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। गैस की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां। सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 3900% का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। एलपीजी का रेट जो है वो भी बढ़ा और इसके बाद महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। शहरी जो हैं वो खासा मुश्किलात का सामना जो है वो इस महंगाई की वजह से कर रहे हैं। और अभी भी अगर बात करते चलें कि जो गैस की जो सार्फिन हैं उन पर जो इजाफी बोझ डाला जा रहा है उसमें 39,100% जो है वो बोझ डाला जा रहा है, जिसमें अगर मैं गैस की कीमतों में इजाफे की बात करूं तो तकरीबन 200% तक इजाफा जो है वो किया जा रहा है, जिसमें घरेलू सार्फिन के लिए 172%, जबकि कमर्शियल की बात करें तो 198% है। लेकिन ये इतलाक जो है वो 1 अक्टूबर से होगा। गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है, अभी तक तो ये सिर्फ तजावीज़ हैं। बात करने के लिए नान बाई एसोसिएशन के सदर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार साहब, क्या कहेंगे, कारोबार की पहले क्या पोजीशन है? अब गवर्नमेंट 100 नहीं, 150 नहीं, 200% रेट बढ़ाना चाह रही है, तजवीज़ भी पेश कर दी गई है। क्या कारोबार की पोजीशन? गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है जी कि इतनी बुरी हालत है कि हमारे जो जिस टाइम ये रेट चल रहे हैं, इस रेट के ऊपर हमारा नान भाई जो ना खुदकुशी कर रहे हैं, मजबूर हुए हैं और खुदकुशी कर रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे पर रहम करो, नहीं तो नान हम तो अभी पंजाब के अंदर मुल्तान में जो ना 20 रुपये का बेच रहे हैं, ये जो ना 35-40 रुपये पर जाएगा। जो ना जो यही हालत करी तो हमारे साथ है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हमारे ऊपर रहम करा जाए। इसके साथ साथ जो ना बहुत सी चीज़ें और हैं जो महंगात के अंदर आ रही हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। ये अल्लाह के घर की अजान हो रही है। मैं बराना कह रहा हूँ आपसे, जो ना हम मरने के वास्ते जो ना हमारे नान भाई मरने को खुदकुशी कर रहे हैं और मजीद और तैयार हुए बैठे हैं, तो हमारे पर रहम किया जाए। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, लिहाजा आपकी मेहरबानी हमारे पर रहम किया जाए। ये बताएं कि अगर इस वक्त की बात करते चलें पोजीशन की कारोबार की, तो पहले क्या था और इस वक्त कितनी नान की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं, और इस वक्त आप लोग कितनी मुश्किलात का सामना है, कितने वर्कर्स हैं, क्या कहेंगे कि? मेरे गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो हमारा वक्त आज 30 साल हो गए मुझे इस काम में पड़े हुए, जब 2 रुपए का नान बेचते थे तो उस वक्त हम बच्चों के वास्ते रोजी आसानी से लेके जाते थे। अब 20 रुपए का बेच के हम परेशान हैं। तो आप ये खुद देख लो हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह खड़े हैं, और आपको हमारे से अच्छा बताएगा। लिहाजा हमारे पर रहम किया जाए, मेहरबानी किया जाए। अगर हुकूमत की जानिब से ये रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है, तो नान बाई एसोसिएशन को आप पूरा डील कर रहे हैं, सदर हैं, क्या डिसीजन आपकी जानिब से लिया जाएगा? क्या हड़ताल का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल हड़ताल का रास्ता इख्तियार करेंगे। पूरे मुल्तान की जो है ना जी, मैं सदर हूँ नान एसोसिएशन का तरफ से मैं बता रहा हूँ कि जो है ना पूरा पंजाब जो ना मुल्तान रोटी वाले भी और नान भाई भी ये सारे हड़ताल करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की टेबल के ऊपर जाके हम चाबियां फेंक देंगे, तो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जो ना जो हमारी जरूरियात हमारी पूरी नहीं करी, हमारे मुताबिक रेट नहीं रखे, तो फिर जो ना हम अपनी मर्जी करें। जो यहाँ पर शहरी हैं उनके इस हवाले से कहना है कि खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आप भी साथ ही मौजूद हैं, अरसा दराज से वाबस्ता है इस कारोबार से। आज सिलेंडर का इस वक्त रेट की अगर सूरत हाल की बात करते चलें तो 200% तक इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त एक्चुअल कारोबार की क्या पोजीशन है, और अगर रेट बढ़ता है तो उससे नुकसान क्या होगा, इफेक्ट क्या? पहले तो कारोबार हमारे बिल्कुल जो है ना है ही नहीं, कारोबार काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं। तो इसमें जो है ना मेहरबानी करें, गैस को जो उन्होंने तजवीज़ दे रखी है कि यह गैस की तजवीज़ को वापस लिया जाए, क्योंकि पहले भी मज़ीद जो है ना हमारा खाना पीना मुश्किल हो गया। बिल भरें या खाना खाएं, या पेट भरें या बिल भरें, दोनों में से या तो जब भी बिल आते हैं हमें जो है ना बिल भरना इतना मुश्किल हो जाता है, हमारा अपना पेट भूल जाता है। लिहाजा मेहरबानी जो तजवीज़ आ रही है इसको वापस किया जाए, तो इसमें जो है ना हमारे पैसे दुकान में पूरे नहीं हो रहे। मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तो मेहरबानी फरमाएं। का सामना जो है वो नान बाई एसोसिएशन करना पड़ रहा है, और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। ये बताएं कि तंदूर पे रोटियां पक रही हैं, लेकिन रोटियां जो हैं अब वक्त के साथ साथ महंगी होती जा रही हैं। किसी दौर में 2 रुपये की रोटी हुआ करती थी, अब रोटी 20 रुपये से भी ऊपर चली गई है, और नान जो है वो भी इसी तरीके से महंगा है।
किस हद तक जो है वो असर पड़ रहा है कारोबार पर, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है कि मज़दूर की जो लेबर की जो सैलरी है वो 32,000 का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान से कुछ भी नहीं होता, उस पर अमल दरामद किया जाए। ठीक है, 500 रुपये मजदूर को दिहाड़ी दे रहे हैं, ठीक है, तो इन अमल दरामद करें, इनके ऊपर मजदूर जो मर रहा है। ठीक है, तो आटा इतना महंगा हो गया, घी इतना महंगा, बिजली के बिल इतने महंगे हैं, यकीन माने कि तकरीबन 60,000 रुपये का। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान में इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रिजवान हांस की रोही से गुफ्तगू। कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इलेक्शन के लिए तैयार रही है। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल मुल्तान शहर में जो है वो आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शंस कैंपेन की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके उम्मीदवारान भी जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं और वो कैंपेन्स का जो सिलसिला है वो जारी है। इस मौजूद सुदल पे मज़ीद भी बात करेंगे। टिकट होल्डर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजवान अहमद हां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2018 का इलेक्शन ख़त्म हुआ तो हम कैंपेन में हैं और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर 14 मई को करा देते तो उस वक्त भी हमारी फुल तैयारी थी। आज करवाएं तो हमारी फुल तैयारी है। जैन के एंड में उन्होंने टाइम दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन लाजमी होंगे और हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं। क्या लाएमल पीपल्स पार्टी ने अख्तियार किया हुआ है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं या फिर अगर इलेक्शन नहीं होते तो उस सूरत में कैंपेन जारी रखी जाएगी या फिर कोई दूसरा भी ऑप्शन भी मौजूद है? जी बिल्कुल, कैंपेन तो जारी रखेंगे। इसके अलावा हम इस पे स्ट्राइक भी करेंगे, रोड भी ब्लॉक करेंगे कि ये वक्त पे इलेक्शन करवाएं। जो इन्होंने डेट दी है, जो इन्होंने टाइम दिया है, इस वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो आइनी वक्त है वो 90 दिन है। अब कुछ मजबूरियों की वजह से, हल्का बंदियों की वजह से उन्होंने टाइम थोड़ा ज़्यादा मांग लिया है। उन्होंने कहा कि जैन के एंड में हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह जनवरी के एंड में उनको कराने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पीडीएम में रहे, तो उनकी जानिब से भी ये कहना है कि जनवरी का महीना बहुत सख्त है तो इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन की बात करती है, दीगर जमातें नहीं कर रही, तो उस वाले से कहना चाहिए। जी, जनवरी में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये तो हम नहीं कह सकते। ये गवर्नमेंट का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान गवर्नमेंट तश्कील भी इसीलिए दी गई है कि वो इलेक्शन करवाए, उसका काम ही यही है इलेक्शन करवाने का। जबकि मौलाना फजल रहमान की जो बात है, मैं एक उनसे सवाल करता हूँ, क्या जनवरी में पूरे पाकिस्तान ब्लॉक हो जाता है? क्या लोग खाते पीते नहीं हैं, कमाने के लिए नहीं निकलते, बाकी कामों के लिए नहीं निकलते? जब वो निकलते हैं तो उसमें इलेक्शन कराने में क्या हर्ज है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भरपूर जो है वो तैयार है। न सिर्फ पीपल्स पार्टी तैयार है बल्कि कारकुनान भी जो है वो तैयार हैं। और जहाँ तक बात है मौलाना फजल रहमान के हवाले से, तो वो उनका अपना बयान है। बहुत शुक्रिया सैयद जुहेब बुखारी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के 4 प्रोफेसर्स पर हरासगी का इल्जाम। लाहौर में निजी नर्सिंग कॉलेज की मालिक ने खातून मोहतसिब में हरासगी के सबूत पेश किए। इल्जामात के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में केस की समाअत। प्रोफेसर्स ने लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच से स्टे ले लिया। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी स्कैंडल्स के हवाले से अभी बाज गश्त जो है वो दबी नहीं। एक खातून है इस वक्त हमारे साथ जिनका एक प्राइवेट कॉलेज है नर्सिंग के हवाले से लाहौर में, उनको एफिलिएशन करने के हवाले से, इंस्पेक्शन करने के हवाले से हरासगी का सामना करना पड़ा है इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर्स की जानिब से। और इसी सिलसिले में वो वफाकी मोहतसब दफ्तर गई हैं। खातून साहिबा जो खातून मोहतसब दफ्तर है, वहाँ पर जाके इन्होंने रिट की है या दरख्वास्त दी है कि मुझे हरासा करने की कोशिश की गई है। इस चीज़ को जवाज बनाकर इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर्स ने रिट की है हाई कोर्ट में कि इनकी हमने कैंसलेशन कर दी थी नर्सिंग हॉस्पिटल की, देयरफॉर शी इज डूइंग दिस। तो इनका क्या मौकफ है, क्या वाकई दुरुस्त है या गलत है, इनसे जानते। मैं जरा बताइएगा आपने क्यों रिट की है? यूनिवर्सिटी तो शायद ये कहती है कि आपने अपनी एफिलिएशन कैंसिल होने पर ये सब कुछ किया है। नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज नहीं है। जहाँ पे हरेसमेंट होती है वहीं पे आवाज उठती है। यहाँ पे जब वो विजिट के लिए आते थे और बार बार मुझे एक ही बातें कहते थे, डॉक्टर अमजद, डॉक्टर अयूब जज्जा, फरहान मुख्तार और अरशद बलोच और बाकी उनकी जो क्लरिकल टीम के लोग होते थे। एक तो ये नर्सिंग कॉलेज है, इसमें औरत कोई नहीं होती थी विजिट के वक्त में, जो कि होना चाहिए था कि वहाँ पे सारी ही खवातीन होती हैं जिनसे आपने बात करनी होती है।
پھر اس کے بعد جو میں نے جملے کسنا، میرے ماڈرن ہونے پہ بات کرنا، مجھے یہ کہنا کہ میں کس طرح کے کپڑے زیب وطن کرتی ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پر اور کتنے کالجز ہیں، نرسنگ کالجز ہیں لاہور میں، اور کیا وہ ایس او پی اور پیرامیٹرز پورے کر رہے ہیں جن کو لائسنس یا ایفیلیشن دے دی گئی؟ جی ہمارے علاوہ ہم ہیں جو آئی یو بی کے پاس آئے ہیں، اور ایک اور لاہور میں کالج ہے، سب کے ایس او پیز پورے ہیں. ان کی فرسٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس رومز انفراسٹرکچر پورا ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو پرنسپل ہو وہ ماسٹرز ڈگری ہو. واحد 33 نرسنگ کالجز میں سے واحد میں ایک عورت ہوں جس سے ان کا سامنا ہوا، اور انہوں نے شاید مجھے عورت ہی مجھے بتا رہی تھی نرسنگ کالجز کے حوالے سے کوئی کمیٹی ہوتی ہے، انہوں نے آپ کو پاس کیا اور آپ کا 3rd سیمسٹر ہے، تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ یہ انہیں پہلے خیال نہیں آنا؟ سر یہ پاکستان نرسنگ کونسل سے ہم لوگوں نے منظور کروایا ہے اس کو، اسی بلڈنگ کو، اسی انفراسٹرکچر کو انہوں نے پاس کیا اور ہمیں اجازت دی پریکٹس کرنے کی کہ ہم ایڈمیشنز کریں. ہم اسلامی یونیورسٹی بھاولپور جب یہاں پہ آئے ان سے ایفیلیشن لینے کے لیے، انہوں نے ہمیں وزٹ کیا، اور پہلی ایفیلیشن جو تھی اسی ایفیلیشن پہ انہوں نے مجھ ساتھ اس طرح کی نازیبا باتیں شروع کر دی. جب میں نے ان سے رابطہ نہیں کیا تو 1 مہینے کے بعد انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا. اس ریجیکشن کی وجہ جاننی چاہیے تو انہوں نے کہا آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ایم ایس این موجود نہیں ہے، جبکہ اسی ماسٹرز ڈگری ایم ایس این پہ پاکستان نرسنگ کونسل مجھے اپروول دے کے گئی تھی. اپروول دے چکی ہے. کونسل ہیں ہمارے ساتھ، کاشف صاحب بتائیے گا، اب ہائی کورٹ لاہور میں آئے ہوئے ہیں، ایک تو کس جسٹس صاحب کے پاس کیس چل رہا ہے، اور دوسرا کب کی پیشی دے دی گئی، معاملہ کیا ہے ذرا تھوڑا؟ یہ انوار الحق پنو صاحب کے پاس آج کیس تھا، اور اس کی نیکسٹ پیشی 25 دی گئی ہے اسی مہینے کی، جس میں خاتون محتسب نے جب اس کو کال کیا ان کو، اور ان کے لیے پیرا وائز کمنٹس اور جواب انہوں نے دیا. جواب دینے کے بعد نیکسٹ ایویڈنس کے لیے جب ان کو کال کیا جانے لگا تو انہوں نے فوراً آ کے یہاں سے سٹے آرڈر حاصل کر لیا. اور سٹے آرڈر بھی اس آڑ میں کیا گیا کہ کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب یہاں متعین ہوئے تھے، وہ یونیورسٹی کے معاملات دیکھنے کے لیے ہوئے تھے، وہ اور باتوں کے لیے نہیں ہوئے تھے. تو اس کو جواز بنا کر جان بوجھ کر تاکہ اس معاملے کو لنگر آن کیا جائے اور کسی طریقے سے یہ معاملہ اپنے انتہائی طور پہ نقطے پر پیشی 25 تاریخ کی دی گئی. یہ ابھی آپ سن رہے تھے اس حوالے سے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں کیسے کیسے معصوم بچی ہیں جو بی ایس میں بھی آتی ہیں، میٹرک اور ایف ایس سی کرنے یا ایف اے کرنے کے بعد بھی بچے وہاں پر اب داخلے لے رہے ہیں، تو وہ ان کی کیا لیول ہوتے ہوں گے اگر ایک امریکن خاتون جو کہ ایک لاہور جیسے بڑے شہر میں انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں. ہم اس میں یونیورسٹی کا بھی موقف لیں گے، لیکن فی الحال آپ سن رہے تھے یہاں پر. بہت شکریہ محمود ظہیر. سیکریٹری جنگلات جنوبی پنجاب سرفراز مغزی کی زیر صدارت اجلاس. محکمہ جنگلات کی اراضی پر قابضین کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت. سرکاری رقبہ قابضین سے واگزار کروا کر ہفتہ وار رپورٹ طلب. انکوائریز اور زیر التوا کیسز کو فوری طور پر نمٹانے کی ہدایات جاری. منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری جنگلات فہد حیدر سمیت دیگر ارکان بھی شریک ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں، سیکریٹری جنگلات جنوبی پنجاب سرفراز مغزی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر لودھرا عبدالرؤف ماہر کا تحصیل دنیا پور کا دورہ. دنیا پور پبلک اسکول کے بورڈ آف ٹرانسفر کے اجلاس میں صدارت. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے ذہین اور محنتی طلبہ کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنے کی ہدایت. ڈی سی کا کہنا تھا کہ طلبہ کے اعتماد سازی پر خصوصی توجہ دی جائے گی. دنیا پر پبلک اسکول میں 2000 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈپٹی کمشنر لودھرا عبدالرؤف ماہر کا تحصیل دنیا پور کا دورہ. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے ذہین اور محنتی طلبہ کے کیریئر کاؤنسلنگ کرنے کی ہدایت ہے. طلبہ کی اعتماد سازی پر خصوصی توجہ دی جائے گی. دنیا پور پبلک اسکول میں 2000 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ڈی جی خان میں انسداد اسموک مہم کے تحت کارروائیاں تیز. کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس. اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران شریک. فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی عائد. دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. اینٹوں کے 725 بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا گیا. فلسطینی مسلمانوں سے یکجہتی کے لیے احمد پور پریس کلب کی ریلی. شرکا کا کہنا تھا کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جائے. مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. فلسطینی بھائی عرصہ دراز سے ظلم اور بربریت کا شکار ہے. کون سا ایسا ظلم ہے کہ جو وہاں ان کے بچے، جوان، خواتین کے ساتھ اسرائیل نے روا نہیں رکھا. اس وقت اگر فلسطین نے آواز بلند کی ہے تو تمام مسلم امہ اس کے ساتھ ہے. میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ سفارتی
असूलों और ज़ाब्ते का मलहूज़ रखते हुए भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों का साथ दिया जाए। और जमात इस्लामी ने जो उम्मीद और जो किरण जो है उन्होंने दिखाई है कि हम फ़लस्तीनियों की मदद करोड़ों में करेंगे, तो मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले के मुताबिक उसकी आज़ाद हैसियत को तस्लीम किया जाए और मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस वो भी इसराइल के कब्ज़े में है, उसे भी उससे निजात दिलवाई जाए। DHQ हॉस्पिटल पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात अब्बास हाशमी ग्रुप ने 98 वोटों से फतह हासिल कर ली। जनरल सेक्रेटरी का कहना था इलेक्शन जीतने के बाद जो वादे किए पूरे करेंगे। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोस्तों ने जिस तरीके से हमारी क़यादत पे इत्मीनान किया है, इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि इनके इत्मीनान पे पूरा उतरे। और ये मेरे भाइयों की जीत है, जो हारे हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम इनको साथ लेके इंशाअल्लाह इनके जो छोटे मोटे मसाइल होंगे अपनी क़यादत तक पहुँचवाएंगे और इंशाअल्लाह ये ज़रूर हल। और दिल की अतागराइयों से अब्बास हाशमी साहब को और गुलाम पंचतन शाह साहब को, उसकी पूरी टीम को दिल की अतागराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज का ये इलेक्शन जो है ये तमाम मुलाजमीन की जीत है, खा वो हाजी इरशाद ग्रुप था या मार जैद साहब का ग्रुप था, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और एक मुंतखब बॉडी की तश्कील जो है वो इलेक्शन के ज़रिए की है। मैं तमाम मुलाजमीन को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ुसूसन पंचतन शाह साहब और अब्बास हाशमी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इलेक्शन जीतने पे। और मार जैद साहब जो हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जिस अंदाज से इनके हौसला अफजाई की है जीतने वालों की, और उन्हें अपना सदर और जनरल सेक्रेटरी और तमाम को बॉडी अपनी को तस्लीम किया है, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। यही जमहूरियत की बका है और यही हमारा इत्तेहाद है, इत्तेफाक है कि हार और जीत होती रहती है, लेकिन मसाइल जो होते हैं मुलाजमीन के। शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में तरबियती वर्कशॉप हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ने एडवांस रिसर्च पर तरबियत दी। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी समेत दीगर स्टाफ की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। मेडिकल साइंस हमेशा तहकीक मांगती है और यही वजह है कि शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में तहकीक को फ़रोग़ देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर तमाम तहकीकाती सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें लेक्चर दिया जा रहा है कि मेडिकल साइंस में तहकीक को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये इस सेमिनार का मकसद क्या है, इस वर्कशॉप का, कि तहकीक को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है और इससे तिब्बी सहूलियत की फ़ाहमी में किस तरह से मदद मिल सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेख ज़ायद हस्पताल में बेसिकली एडवांस रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स की वर्कशॉप है, जिसके फैसिलिटेटर भावलपुर से आए हैं डॉक्टर सफदर बेग साहब। इस वर्कशॉप का पर्पस बेसिकली फैकल्टी को ट्रेन करना है कि रिसर्च ऑलरेडी हम कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एडवांस रिसर्च है कि जिसका पर्पस है कि आपने पेशेंट का जो डाटा है उसको कैसे एनालाइज करना है, उसकी एनालिसिस के बाद उसको इंटरप्रेट कैसे करना और कोई सलूशन फाइंड करना है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितने भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो दवाइयाँ बन रही हैं, उनका जो ट्रीटमेंट फाइनलाइज हो रहा है, वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड है। और आजकल जो भी मेडिसिन है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, कोई भी ट्रीटमेंट है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। तो हमारा भी पर्पस ये है कि हम यहाँ पहले फैकल्टी ट्रेन होगी और यही जो हमारे PGRs हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेन करेगी, उनकी रिसर्च को इस एडवांस जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके वर्कशॉप हम कर रहे हैं, इसके पैरामीटर्स के ऊपर उसको हम परखेंगे, ताकि हमारी जो रिसर्च है एक इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च हो और हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसकी प्रैक्टिस पूरी दुनिया कर रही है हम भी करें, और इससे मेडिकल जो साइंस है उसमें तरक्की मिलेगी। बिल्कुल, मेडिकल साइंस में तरक्की के देने के हवाले से इस वर्कशॉप का तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद भी यही, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया।